Hello, Namaste, and welcome everyone. My name is Tanya, and you're watching Freakonomics. Today we are here with the second chapter of Indian polity. हम लोग अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं. प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने वेरियस एक्ट्स और रेगुलेशंस डिस्कस किए थे. इस क्लास में हम सेकेंड पार्ट पर जाएंगे. हम 1858 के एक्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे, थोड़े से प्री रिक्विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू टुडेज़ क्लास. तो एक रिकैप कर लेते हैं. हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में. हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में. हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट्स के बारे में जो कि 1813 में हुआ था, 1833 में हुआ था और 1853 में हुआ था. अब हम पढ़ेंगे आज के एक्ट के बारे में जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उसके बाद के बाकी सारे एक्ट्स के बारे में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट को किस चीज़ ने ट्रिगर किया था. हमने पहले पढ़ा था दैट चार्टर एक्ट्स यूज टू कम एवरी 20 ईयर्स. हमने ये भी पढ़ा था कि 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट आया था. हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो गई थी. तो फिर ऐसा क्या हुआ जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाना पड़ा. तो उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पहले जाना पड़ेगा. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द इवेंट्स ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है. इंडिया में रिबेलियन का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है. 1757 से लेकर के 1857 तक इंडिया में सैकड़ों छोटे बड़े रिबेलियंस देखे गए हैं. चाहे वो एक बहुत ही छोटे स्टैचर का रिबेलियन हो या एक बहुत ही बड़े स्टैचर का रिबेलियन हो, वो कुछ घंटे चला हो या कुछ साल चला हो, रिबेलियंस होते आए हैं. ये इतने सारे रिबेलियंस के होने के बाद 1857 के रिवोल्ट में ऐसी क्या बात थी कि ये बाकी सारे रिबेलियंस से अलग है. जब आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप 1857 के रिबेलियन से ही शुरू करते हैं. तो इसमें ऐसा एग्जैक्टली क्या डिफरेंट था. इसमें ये डिफरेंट था कि यहाँ पे वेरियस कल्चर्स जो है ना वो साथ में लड़ रहे थे. मराठास अकेले अप्रोर नहीं कर रहे थे. मराठास जो हैं वो सेंट्रल इंडिया के साथ मिलके अप्रोर कर रहे थे. सिपाही म्यूटनी हुई थी वो अलग अप्रोर कर रही थी. इन लोग सब के पास एक नेता था जिन्हें इन्हीं ने चुना था जो कि दिल्ली में थे. और हम इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन पढ़ाई करेंगे. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो बाकी सारे रेवोल्यूशन से, बाकी सारे रिवोल्ट से, बाकी सारे रिबेलियन से बहुत ज़्यादा अलग था. ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस रेबेलियन के बिगनिंग की. तो ये रेबेलियन जो है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था. ये 1 नवंबर 1858 को ख़त्म हुआ था, मगर फॉर्मली ये 8 जुलाई 1859 को ख़त्म हुआ था. अब हम दूसरी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में. हम और आप इस वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, पर इसके नाम पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं. कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस का वॉर होने के लिए बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए ये सिर्फ कुछ सिपाहियों ने जो है विद्रोह करा था, जिसके कारण इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं. कुछ लोग इसको इंडियन म्यूटिनी कहते हैं कि सिर्फ सिपाहियों ने तो नहीं करा था, बहुत सारे राजवाड़ों ने भी हेल्प करी थी. यहाँ तक कि जो हमारे लास्ट मुग़ल किंग थे उन्होंने भी बगावत करी थी, ज़मींदारों ने भी बगावत करी थी. तो ये एक इंडियन म्यूटिनी थी, सिपाही म्यूटिनी नहीं थी. कुछ लोग इसको इंडियन इंसरेक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको द ग्रेट रिबेलियन भी कहते हैं. हम इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं या द रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये हो गई इस रिवोल्ट की बिगनिंग की बात, इसके नॉमेनक्लेचर की बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग, द रीजंस बिहाइंड द वॉर. एंड देयर वर मेनी, and we are going to crack them one by one. Let me just quickly erase this. The reason were basically three. I've divided them into three subheads. So the first subhead was the Enfield rifle. इस गन का ऑफिशियल नाम था एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल मस्केट.
एनफील्ड मस्कट की बात ये थी कि ये प्री ग्रीस जाते थे, जिसके कार्ट्रिजेस होते थे वो प्री ग्रीस जाते थे, अनलाइक द अर्लियर वर्जन्स जिसमें पेपर कार्ट्रिजेस आते थे जिनको आपको ग्रीस करना पड़ता था, उसके बाद आप उसको आर्टिलरी में यूज़ कर सकते थे। इन कार्ट्रिजेस को जो है वो ऑलरेडी वो प्री ग्रीस होते थे, आपको इसको बाइट करना पड़ता था, ये मिनी बॉल्स को जो है शूट करते थे। अब इसमें बात ये थी कि इसके बारे में कुछ र्यूमर्स फैल गए, लेकिन इन र्यूमर्स को समझने से पहले लेट्स जस्ट लुक इनटू वन मोर थिंग। इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान भी हमारा ही था उस टाइम पे, तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, राइट, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ठीक है, ये थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, ये थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में से आर्मी रिक्रूटमेंट हो रहा था, करेक्ट। तो उस टाइम पर टोटल 3 लाख सोल्जर्स जो थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, और 50,000 सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ बात ये थी कि वो सिर्फ हाई कास्ट के लोगों को ही जो है एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट, जो कि मोस्टली राजपुतानास थे, अवध से रिक्रूट होते थे या कानपुर से रिक्रूट होते थे, हाई कास्ट के जो लोग होते थे सिर्फ उनको रिक्रूट किया जाता था। जबकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ ऐसा कोई भी प्रेजुडिस नहीं था, वो हर कास्ट के लोगों को जो है रिक्रूट करते थे। ओके, नाउ कमिंग टू द बंगाल प्रेसिडेंसी, ये प्रॉब्लम मेजरली बंगाल प्रेसिडेंसी में ही हुई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी को कुछ सारे एडवांटेजेस भी मिल रहे थे। आपको पता है कि ब्रिटिश राज जो है वो बहुत ही बड़ा फैला हुआ राज था, एंड इट वाज नॉट लाइक कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को ही कॉन्कर करा था। ब्रिटिशर्स जो थे वो हर जगह ही फैले हुए थे, तो कई बार जो है इंडियन सोल्जर्स को इनके फाइट्स को लड़ने के लिए बर्मा भेज दिया जाता था, कई और जगह भेज दिया जाता था। मगर इंडियंस में एक चीज़ की मान्यता थी कि व्हेन यू क्रॉस द सी यू लूज़ योर रिलीजन, या आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है जब भी आप समुंदर को क्रॉस करते हैं, जिसके कारण से बंगाल प्रेसिडेंसी के जो भी रिक्रूटेड सोल्जर्स थे उन्होंने ये बात की मांग करी थी कि हम कभी भी सी को क्रॉस नहीं करेंगे, हमें आपसे वहाँ लड़ने भेजिए जहाँ पर हम मार्च कर सकते हैं, राइट। और इस तरह के एक्सेप्शंस माइंड यू एक्चुअली लिए भी गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हम इनके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसको भी ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सेट करा था, मगर ये एक अलग बात थी, वो सोल्जर्स के साथ जो है डिसहार्मनी नहीं क्रिएट करना चाहते थे, बिकॉज दी सोल्जर्स वर फाइटिंग देयर वॉर्स। these soldiers were actually the ones जो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट से भी लड़ाई कर रहे थे। इन सोल्जर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, मगर इन सोल्जर्स के आप रिलीजन पर वार नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत ही प्राइमरी एजेंडा था जो कि कंपनी का था। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस एंड वील मूव फर्दर। अब हम जल्दी से बात करते हैं कार्ट्रिजेस की। तो जो कार्ट्रिजेस थे वो ग्रीस्ड थे, जैसे कि हमने अभी बात करी। अब वो ग्रीस्ड किस चीज़ से थे? ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीस्ड थे 2 चीज़ों से, लार्ड और टैलो। लार्ड जो है वो पोर्क से डराइव होता है, और टैलो जो है वो बीफ से डराइव होता है। पोर्क जो है वो ऑफेंसिव है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, और बीफ जो है वो ऑफेंसिव है फॉर द हिंदू कम्युनिटी। तो ये जो है ये एक साथ दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात हो गई थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि देयर वर अ फ्यू कंपनी ऑफिशियल्स जिन्होंने कहा था कि लेट्स नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजन, दिस माइट बाइट अस बैक। और ऐसा हुआ। जब ये चीज़ें फैलने लगी, पहले तो जो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स की कम्युनिटी है, उन्होंने पहले ये नहीं माना कि ऐसा हुआ होगा। इस बात पे क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए सिपॉइज़ ने वो कार्ट्रिजेस को यूज़ किया। मगर बात ये थी कि ये टैलो जो है इट इज़ र्यूमर्ड टू हैव कम फ्रॉम गंगाधर बैनर्जी एंड कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में सिर्फ हाई कास्ट से रिक्रूटमेंट होती थी, यहाँ तक कि इन लोगों ने ये प्रोक्लेमेशन भी निकाला था कि दे आर नॉट गोइंग टू चूज़ पीपल फ्रॉम द लो कास्ट, जिसके कारण लो कास्ट के लोगों में एक बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन थी। और इस कार्ट्रिजेस की जो बात है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी में इसका प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ के कुछ वर्कर्स ने इस बात को लेकर के सेपॉइस को टॉन्ट करा, और इसी तरीके से पूरे सोल्जर कम्युनिटी में ये बात फैलने लगी कि जो कार्ट्रिजेस यूज़ हो रहे हैं
वो कार्ट्रिजेस जो हैं वो ग्रीस्ड हैं विथ बीफ एंड पोर्क। अब इस चीज़ से एक रिटालिएशन का माहौल जो है वो पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे फैलने लगा, इन डिफरेंट रेजिमेंट्स फैलने लगा, इन डिफरेंट कैपेसिटी फैलने लगा, मगर ये बात फैल रही थी। ओके जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैं वो यूज़ होने लगे थे इंडिया में, और हमने देखा कि इसका यूजेज जो है वो अगस्त 1956 में स्टार्ट हो गया था। जनवरी तक इस बात का एहसास ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को भी हो गया कि दिस माइट बी अ ग्रेव मिस्टेक दैट दे हैव डन। कर्नल रिचर्ड बर्च नाम के एक आदमी ने, जो कि उस टाइम के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने सोचा कि अब इस पर कुछ हमें डैमेज कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। उन्होंने इमीडिएटली इनफील्ड कार्ट्रिजेस को रोक दिया। उन्होंने बोला कि अब जो भी आर्टिलरी यूज़ होगी उसमें पेपर कार्ट्रिजेस यूज़ होंगे, उसे आप किसी भी विधि से ग्रीस करिए, हम उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको यहाँ तक कि उसको बाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको हाथ से तोड़िए, अनलाइक द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जिसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, जिसके कारण से जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इनिशियली स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल जो है इसने इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा एक्सेंचुएट कर दिया। सिपॉइज़ को जो सिर्फ एक शक था कि मे बी दे हैव बीन यूजिंग द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, अब उन्हें इस बात का बिल्कुल यकीन हो गया कि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके रिलीजन के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है, एंड दिस बिकेम द वेरी फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। सो हमने देखा कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की प्रॉब्लम थी, अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर। अब जो हम दूसरा रीज़न डिस्कस करेंगे वो है सिविलियन डिस्क्वाइट। ठीक है, तो अब सिविलियन डिस्क्वाइट जो है दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट तो है नोबिलिटी, दूसरा पार्ट जो है वो है पेजेंट्स, और तीसरा पार्ट जो है वो है तालुकदार्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी दीज वन बाय वन। तो लेट्स फर्स्टली कम टू नोबिलिटी। तो नोबिलिटी में बेसिकली वो नोबल हाउसेस थे, वो प्रिंसली हाउसेस थे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में पड़ गए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो हम हिस्ट्री के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी के रेन में इस्टेब्लिश होने वाला एक लॉ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी राजा का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, वो अपने हेयर को उसके बाद राजा नहीं बना सकता है। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर राजा किसी नेचुरल डेथ से ख़त्म हो गया, या उसका एब्डिकेशन हो गया, या वो किसी रीज़न से अब राजा नहीं है और उसका कोई नेचुरल बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो फिर वो अपने राज को जो है वो किसी को पास ऑन नहीं कर सकता है। वो राज जो है वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर जाएगा, राइट। और इस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हम हिस्ट्री के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ नोबल लीडर्स जिन्होंने इसके कारण अपने अपने हाउसेस को और अपने अपने स्टेट्स को लूज़ किया था, उनमें नाना साहेब का नाम आता है, द क्वीन ऑफ झांसी उनका नाम आता है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग हिस्ट्री की क्लास करेंगे तब। तो दूसरी कैटेगरी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है तालुकदार्स एंड पेजेंट्स। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। जो तालुकदार्स थे ना, वो लोगों का एक वर्चस्व था जो कि पूरे अवध में फैला हुआ था। जब अवध का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए, जिसके कारण से कई तालुकदार्स की ज़मीन जो थी वो पेजेंट्स के हाथ में चली गई। तो इसी कारण से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट तालुकदार्स बहुत इंस्पायर हो रहे थे लड़ाई करने के लिए। और जब 1857 में लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लोग उठ रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद के सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तब लोगों को ऐसा लगा कि मे बी कंपनी चली जाएगी, मे बी इनका रूल एंड हो जाएगा, मे बी हम लोग एक सॉवरन नेशन बन जाएंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि तालुकदार्स अपने लैंड्स को रिक्लेम कर ले। और ये हुआ भी। और क्योंकि इतने बरसों की फ्यूडल मेंटालिटी लोगों के बीच में थी, लैंड रिफॉर्म्स के होने के बावजूद किसी भी पेजेंट ने रिटेलिएट भी नहीं किया इस चीज़ के अगेंस्ट। उन्होंने अपने लैंड्स को तालुकदार के हैंड्स में दे दिया, है ना। तो ये एक रिलेशनशिप था इन लोगों के बीच में जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कुछ रीजंस। लेट मी जस्ट इनमरेट देम वंस अगेन। मैं इसको क्विकली इरेज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसको
एक और बार समझा देती हूँ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रीजंस के बारे में, जिसमें हमने पहला रीज़न पढ़ा ग्रीस्ड कार्ट्रिज का, दूसरा रीज़न हमने पढ़ा सिविल डिस्क्वाइट का, जिसमें से हमने पहला पढ़ा नोबल हाउसेस के बारे में या नोबिलिटी के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा तालुकदार्स एंड पेजेंट्स के बारे में। ओके, अब हम आएंगे तीसरे रीज़न पे। तो तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है द रिलीजियस अटैक। इंडिया बहुत दिनों से फॉरेन रूल के अंडर थी और इंडिया के ऊपर बहुत तरीके का टॉर्चर हुआ है। स्लेवरी वॉज अ वेरी टॉर्चरस थिंग। इनफैक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भी था, उसमें भी हमारा जो स्टेटस था वो स्लेव से भी कई बार जो था बुरा था। वो हमें डीजेनरेट पीपल की तरह ही ट्रीट करते थे। तो उन्होंने कई बार ये कई जगह पर बोला है कि दैट वी फाउंड इंडिया अ बारबैरिक स्टेट। बारबैरिक बोलने का रीज़न क्या है? बारबैरिक बोलने का रीज़न ये है कि हम इंडिया में सती देख रहे थे। हम इंडिया में ये देख रहे थे कि विडोज़ को रीमैरी करने का जो हक है वो नहीं मिलता है ना। तो विडोज़ रीमैरिज जो था वो प्रोहिबिटेड था, मतलब ऐसे एक सोशल कंडक्ट था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सती प्रथा है वो इंडिया का एक बहुत डार्क फेज़ माना जा सकता है आज के डेट में। लेकिन हिस्ट्री की सबसे सुंदर बात यह है कि आप हिस्ट्री को कभी भी प्रेजेंट के लेंस से जज नहीं कर सकते। आप अगर आज के टाइम से हिस्ट्री को जज करेंगे तो हो सकता है आपको कई चीज़ें जो है वो सही लगे ऑन द ब्रिटिश पार्ट, जो कि थी भी। जब उन्होंने सती को अबॉलिश करा, जब उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करा, तो वो इंडिया को एक फ़ेवर कर रहे थे। बट किस कॉस्ट पे? वो इंडिया को फेवर नहीं कर रहे थे। दे जस्ट वॉन्टेड अ पीसफुल नेशन विच दे कैन रूल, राइट। तो वो इंडिया को, अगर आपके दिमाग में कभी भी ये आता है कि ब्रिटिश के एडवेंट से इंडिया में सती चला गया, या इंडिया में चाइल्ड मैरिज चला गया, या इंडिया में रेलवेज़ आ गई, या इंडिया में टेलीग्राम आ गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ भी जो भी ब्रिटिशर्स ने किया था उसमें से 1% भी इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं था। दे जस्ट वॉन्टेड अ रीजन विच इज़ पीसफुल, विच इज़ वेरी डोसाइल, जहाँ वो अपना राज जो है बड़े आराम से चला सकें, है ना। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ या रिलीजियस अटैक की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड मत करिए या मेरे टोन को मिसकंस्ट्रू मत करिए, मगर इस बात को समझिए कि जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस अटैक हुआ था, तो उस टाइम के इंडिया को इमेजिन करिए, उस टाइम के इंडिया को सोचिए। वो इंडिया जो था वो तब का इंडिया था जो कि देख रहा था कि राजपुतानास जो हैं वो अपनी औरतों को, उनकी औरतें जो हैं वो जोहार कर लेती थी, बिकॉज़ उनके ऊपर हमेशा ये खतरा बना रहता था कि अगर कुछ इस्लामिक फोर्सेस अंदर घुस गई तो उनकी विमेन को जो है वो वायलेट कर जाएंगी, है ना। तो इसलिए जोहार होता था। उन लोगों का आइडियोलॉजी ये था कि जब हमारी जो बेटी होती है उस बेटी को आप बहुत ही कम एज में अगर शादी करा देते हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था, है ना। और इंडियंस बड़े ब्लाइंडली उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग दैट दे वर राइट, बट दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग, राइट। जब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को एनालाइज किया तो ब्रिटिशर्स ने अपने वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के साथ इस चीज़ को एनालाइज किया और उनको ये गलत लगा, जो आज के कंटेक्स्ट में भी गलत ही है। लेकिन उन लोगों ने जब सती को अबॉलिश करा तो उनकी मानसिकता कतई इंडिया को बेनिफिट करने की नहीं थी। वो सिर्फ एक पीसफुल डोसाइल सोसाइटी चाहते थे जिसको वो लोग जो है अपने हिसाब से ट्रेन करें, हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मिल्क कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे रिलीजियस अटैक्स के बारे में, और इसको बिल्कुल खुले दिमाग से समझिएगा कि जब सती अबॉलिश हुआ, जब चाइल्ड मैरिज अबॉलिश हुआ, तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये हमारे रिलीजन को जो है खतरा बन के उभर रहा है। साथ ही साथ इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि हमें पोर्क या बीफ भी खिला रहे हैं। तो लोगों के मन में एक चीज़ आई कि ये हर तरह से हमारे रिलीजन को अटैक कर रहे हैं। और इंडिया उस टाइम पर और किसी भी तरह की आइडेंटिटी से एसोसिएट नहीं कर सकता था। हमारी कोई हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं थी। प्रिंसेप और ये सारे लोगों ने आकर के हमें अशोका और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। उस टाइम पे तो हमारे पास कोई हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी नहीं थी, है ना। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि हम कितनी रिच हिस्ट्री से, कितने रिच इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप की हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उस टाइम पे हमारे पास कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। उस टाइम पर हमारे पास बस हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी। इस्लामिक पीपल के पास भी रिलीजियस आइडेंटिटी थी और हिंदू पीपल के पास भी सिर्फ एक रिलीजियस आइडेंटिटी ही थी। जब उस आइडेंटिटी पे लोगों ने सोचा कि भाई इन लोगों ने तो दे हैव वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट अस,
इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं भाई ये तो हम नहीं झेल सकते हैं, है ना। तो रिलीजियस अटैक जो है वो तीसरा बहुत बड़ा रीज़न बना। आप इसको समझिए कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विथ ईच अनदर। जब वो ग्रीस कार्ट्रिज हम लोगों को दिया गया तो वो भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ही हर्ट करने वाली बात हो गई। तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ मैं बहुत अलग आपको नहीं बता रही हूँ, बट ये सब कुछ जो है वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे, और जो चौथा रीज़न है वो है द बंगाल आर्मी। जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि बंगाल आर्मी जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी है, अदर टू प्रेसिडेंसीज बीइंग बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ के जो लोग थे वो रिलेटिवली वेल्दी मुस्लिम्स थे, वो आपके जो है वो हाई कास्ट हिंदू से रिक्रूट किया जा रहा था इस टाइम पर। तो ये जो है ये लोगों का मेजर रीज़न ही था कि इनका कास्ट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो थी कि अवध का जो प्रोविंस जो बना था उसके बाद से इन लोगों का भट्टा भी बंद कर दिया गया था, भट्टा या भत्ता जो भी आप इसको बोले, ये भी बंद कर दिया गया था। ये सारे कुछ रिजेंटमेंट के रीजंस थे जो कि बंगाल आर्मी में आपके बिल्टअप हो रहे थे। सो नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट द ऑनसेट ऑफ दिस रिवोल्ट। तो ये रिवोल्ट शुरू हुआ एक नाम से, मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर के 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर थे। मंगल पांडे को जब ये पता चला कि उनको ग्रीस कार्ट्रिज दिया जा रहा है, प्लस जब उन्होंने ये देखा कि इंडियंस को किस तरीके से मिसट्रीट किया जा रहा है इवन बियॉन्ड रिलीजन, तो ये उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। उन्होंने अपने 2 सुपीरियर्स को मारा। उन सुपीरियर्स का नाम था सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूजन। अपने ऊपर असॉल्ट के बाद जेम्स ह्यूजन ने अलार्म को हिट किया था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट हेनरी बॉ जो है वो वहाँ पहुँचे थे, और हेनरी बॉ के ऊपर भी मंगल पांडे ने अटैक करा था और उनको भी इंजर करा था। उनका नाम था लेफ्टिनेंट हेनरी बॉ। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो वहाँ के जनरल थे जॉन हियर्से, उन्होंने वहाँ के क्वार्टर गार्ड को कमांड करा कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट करें। उस क्वार्टर गार्ड का नाम जमादार ईश्वरी प्रसाद था। जब जमादार ईश्वरी प्रसाद को ये बताया गया कि उनको मंगल पांडे को अरेस्ट करना है, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। और इससे इंस्पायर होके पूरे के पूरे रेजिमेंट ने भी यही कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन देयर वाज एन एक्सेप्शन। देयर वाज अ पर्टिकुलर सोल्जर गोज बाय द नेम शेख पलटू, जिन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट किया। इसके बाद 6 अप्रैल को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ एंड 8 अप्रैल को मंगल पांडे को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। इसके बाद जो वो पूरी रेजिमेंट थी उसको डिसबैंड कर दिया गया, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी अज्यूम्ड कि दे हार्बर इल फीलिंग्स फॉर देयर सुपीरियर, विच वाज नॉट रॉन्ग इंटायरली। मगर ये भी बैकफायर ही किया, क्योंकि इसके बाद ये एक वाइल्ड फायर की तरह ये न्यूज़ फैल गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज़ किया है। ये बात हर जगह फैल गई कि मंगल पांडे को इस ग्राउंड पर मारा गया है, और एक तरह से डिसहार्मनी जो है वो पूरे सोल्जर्स में फैल गई थी। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे और कौन कौन सी जगह पर इसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली इरेज इट। जो भी 34th रेजिमेंट में हुआ था वो सब कुछ अब आगरा, अम्बाला, अवध के बाकी सारे शहरों में भी फैल गया था। वो सब कुछ वहाँ पता चल गया था। स्पेशली मेरठ में 3rd कैवलरी थी, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लार्जेस्ट पोस्ट था। इसमें करीबन 2500 लोग जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे और करीब 2000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन, ब्रिटिशर्स का कॉन्सेंट्रेशन ट्रूप एक जगह पर जो मौजूद है वो मेरठ में था। मेरठ में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने वहाँ के फ़ौजियों को ट्रिगर कर दिया। 9 मई को कुछ फ़ौजियों को जो है वहाँ पर अरेस्ट किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया, बिकॉज दे एक्चुअली डिसअग्रीड विद देयर सुपीरियर्स।
they said that they are not going to follow the orders of the superiors, mostly that included using the cartridge and all of that. तो उसके बाद उन लोगों को भी वहाँ पे भी बड़े एक चंक को जो है अरेस्ट किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया। 9 मई को जब इन लोगों को जेल ले जाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर रिटेलिएट करना शुरू किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, और देखते ही देखते पूरे मेरठ के जो फौजी थे वो यूनाइटेड हुए और उन्होंने वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स को जो है वो भगाना शुरू करा, है ना। स्टार्टेड द आइकॉनिक मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। और ये मेरठ का जो इंसिडेंट है, ये 9 मई का इंसिडेंट है, विच ब्रिंग्स अस टू 10 मई 1857, विच एक्चुअली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अब हमें समझ में आया कि मंगल पांडे का 34th इन्फेंट्री का, बैरकपुर का, मेरठ का, अंबाला का, आगरा का क्या सिग्निफिकेंस रहा है 1858 को बिल्डअप करने में। अब हम बात करेंगे वहाँ के कमांडर्स और बेलिजरेंट्स के बारे में। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बस कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जिसमें से हमने ऑलरेडी मंगल पांडे के बारे में बात करी है। इसके बाद जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम आता है वो आता है रानी लक्ष्मीबाई का। एक और नाम जो आता है वो आता है तात्या टोपे का। तात्या टोपे के साथ ही नाम आता है नाना साहेब का। इसके साथ नाम आता है बेगम हजरत महल का, जो कि लखनऊ की बेगम थी। इसके साथ नाम आता है जगदीशपुर के कुंवर सिंह का। इसके साथ नाम आता है जनरल बख्त खान का। एंड सबसे बड़ा नाम आता है हमारे लीडर का, बहादुर शाह। याद रखिए कि ये बहादुर शाह वॉज ऑलरेडी अ वेरी ओल्ड पर्सन, ही वॉज नॉट वेरी गैलेंट्री। उनको बस और बस एक हेड की तरह, एक टिट्युलर स्टेट की तरह यूज़ किया गया था। उनके अंडर लोग यूनाइट हुए थे, उनके अंडर लोग फाइट कर रहे थे। जबकि आपको पता है कि ट्रेडिशनली मराठाज एंड मुगल्स डिड नॉट गेट अलोंग, लेकिन यहाँ पर ये लोग रेडी हो गए थे कि हम यूनाइटेड भी लड़ेंगे, हम मुगल्स के अंडर भी लड़ेंगे, लेकिन हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि हाँ, मुगल्स आए लेकिन उन्होंने कभी भी हमें इस कदर सप्रेस नहीं किया जिस कदर EIC हमें सप्रेस कर रही है। हर आदमी उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया था उस टाइम पे। उन्हें लगा था कि मुगल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो हमें आकर के मार ही देंगे ना। मगर ये लोग तो बहुत ही लीगली हम लोगों के राज को छीन रहे हैं। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमें फंसा रहे हैं, ये तो ताल्लुकदार्स को फंसा रहे हैं, ये तो पेजेंट्स को फंसा रहे हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरर था उसने एक्चुअली पूरे इंडिया को एक तरीके से यूनाइट कर दिया था। एंड दे ऑल अग्री कि ठीक है, हम मुगल्स के अंडर लड़ेंगे, मगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ईस्ट इंडिया कंपनी से तो लड़ाई करके रहेंगे, है ना। लेट मी क्विकली इरेज दिस। मैंने आपको आज 1857 के रिवोल्ट के बारे में कुछ इन डेप्थ नॉलेज दी है। इसमें और बहुत कुछ है जो हुआ था। देयर वर मेनी मेजर इवेंट्स ऑफ द वॉर जो कि हुए थे। मैं उसके बारे में आपको हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस 1857 के वॉर को समझना बहुत ज़रूरी था। ये कैसे जला और कैसे एक्सटिंग्विश हुआ, ये कहाँ कहाँ क्या क्या छोड़ करके गया। जब 1857 का वॉर हुआ तो लार्जली ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके लिए कंडेम किया गया, इनफैक्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इटसेल्फ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी की ही गलती है, बहुत हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ही गलती है कि इस तरह का जो अपराइजिंग है वो इंडिया जैसे देश ने कर दिया, है ना। और उसके बाद 1858 का एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से आया वो हमने देखा, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे ऑब्वियसली। 1858 का जो एक्ट है वो कई तरह के बातों को करता है। 1858 के एक्ट में जो क्वीन है वो फाइनली एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल अज्यूम करेंगी। 1858 के बाद EIC विल गेट वाइप्ड आउट ऑफ इंडिया। 1858 के एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया से हट जाएंगे। 1858 के एक्ट के अंडर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ऑफ इंडिया उनका पोस्ट बनेगा, जो कि 58 में पहली बार पोस्ट बना था, और वो एक ऑफिस इस्टेब्लिश होगा। हम ये देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे अपने अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन. दिस लेसन इज़ अमेजिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स. आप मानेंगे नहीं कि कितनी बार इससे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में. आप ये जान जाइए कि दिस इज़ अ कॉमन नॉलेज. 1857 का वॉर एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है. इसी के कारण से इस पर क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जो कि आप बिल्कुल अज्यूम कर लेते हैं कि आपको पता है, मगर हिस्ट्री में चीज़ें अज्यूम नहीं कर सकते. हिस्ट्री घटित है, हिस्ट्री हुई थी, है ना. हिस्ट्री में जो चीज़ें आप आज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उस टाइम की रियलिटी थी. तो सिर्फ अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे या सिर्फ अगर आप जो भी चैप्टर में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे विदाउट एनी रिसर्च ऑफ योर ओन, तो वो कभी भी एक कंप्लीट एजुकेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकता है ना. तो आई हैव गिवन यू ऑल द नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर, बट आई स्टिल अर्ज यू कि आप इसके बारे में और डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, आप इसके बारे में और चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछता है, और वो कॉन्क्वर करने के लिए आपकी नॉलेज जो है वो इंटैक्ट होनी बहुत ज़रूरी है. तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और ये थोड़ा सा डिग्रेस कर गए हम लोग, ये थोड़ा सा हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, बट अगले जो भी चैप्टर्स होंगे वो पॉलिटी के बारे में ही होंगे. जॉन सिली नाम के एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी. उन्होंने कहा कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स बेयर्स नो फ्रूट्स एंड पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स. इससे ज़्यादा सही बात कभी नहीं कही गई है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, एंड इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन यू हैव टू रीड द अदर. तो इसीलिए ये हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए, ये हमने थोड़ा सा आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात बताई, बट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, सो दैट आप जो फ्यूचर में पढ़ेंगे वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस इन द प्ले लिस्ट ऑफ पॉलिटी. जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसको एक बार और देखेंगे, थोड़े और डेप्थ में देखेंगे, और तब हम इसको समझेंगे. अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द एक्ट्स. हम उसको डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग योर चैप्टर्स, कीप ऑन रिवाइजिंग योर बुक्स. और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उस पर एक टॉपिक आपके लिए बना सकूँ, उस पर आपको एक क्लैरिफिकेशन दे सकूँ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड एवरीबडी प्लीज़ स्टे सेफ. And thank you so much for watching this video end to end. Please like this video, share this video, and subscribe to my channel. That will really help me to make more content, more useful content for you guys. Thank you all. Goodbye.